अस्सलाम वालेकुम बेटा आज हमारा 9th क्लास का लेक्चर नंबर 26 है और टॉपिक हमने शुरू किया हुआ मलेरिया का। और मलेरिया में हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर जो बात की थी, पिछले लेक्चर में मलेरिया की हिस्ट्री पढ़ी थी कि किस तरह से मलेरिया को नाम दिया गया, किस तरह से प्लाज्मोडियम को नाम दिया गया और किस तरह से क्यूनीन की डिस्कवरी हुई और लेब्रॉन की कंट्रीब्यूशन क्या है। ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखी थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मलेरिया को। हम कहते हैं कि मलेरिया इज़ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मलेरिया को हम एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर हम अपना पूरा बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई करते हैं। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो इसके ऊपर बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई होगा। तो बायोलॉजिकल मेथड का सबसे जो पहला स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो हिस्ट्री के बाद जब मलेरिया के पेशेंट आते गए डॉक्टर्स के पास, तो डॉक्टर्स ने फिर उसका पहला जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की जो रिकॉग्निशन की वो ये थी कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया होता किस वजह से है। तो पहला जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बना वो था कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया की वजह क्या है, मलेरिया किस वजह से होता है। जब प्रॉब्लम पता चल गई तो प्रॉब्लम के बाद सेकंड स्टेप हमारे बायोलॉजिकल मेथड का जो सेकंड स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन लेना, मुशाहिदात लेना, इंफॉर्मेशन लेना। तो डॉक्टर्स ने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इंफॉर्मेशन लेना शुरू की, ऑब्जर्वेशन लेना शुरू किया। उस वक्त के जो ऑब्जर्वेशन थे, सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि मार्शी एरियाज और मलेरिया दोनों का आपस में रिलेशन था, क्योंकि साइंटिस्ट ने ये चीज देखी थी कि मलेरिया उन लोगों में ज्यादा कॉमन था जो मार्शी एरियाज में रहते थे। तो उन्होंने कहा, सबसे पहली बात उन्होंने यही कही, उन्होंने कहा कि मलेरिया का और मार्शी एरियाज का, मलेरिया का और दलदली इलाकों का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, क्योंकि ये उन लोगों के अंदर ज्यादा कॉमन है। दूसरी ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने मेडिसिन बनाई थी क्यूनिन से बहुत सारे मलेरिया पेशेंट को आराम मिल रहा था, मलेरिया पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि क्यूनिन इज एन इफेक्टिव मेडिसिन फॉर द मलेरिया। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन बना क्यूनिन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर द मलेरिया। फिर कुछ वॉलंटियर्स ने जो रजाकार थे, उन रजाकारों ने क्या किया, रजाकारों ने अपनी मर्जी से मार्शी एरियाज का पानी पी लिया, दलदली इलाकों का पानी पी के क्या मलेरिया होता है कि नहीं होता है। उन्होंने मार्शी एरियाज का पानी पिया लेकिन उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। तो ये तीसरा ऑब्जर्वेशन बना। तीसरी ऑब्जर्वेशन यही बनी कि ड्रिंकिंग मार्शी वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया, मलेरिया नहीं होता मार्शी वाटर पीने से। ठीक है। फिर जो लेब्रॉन ने जो मलेरिया पेशेंट का ब्लड देखा था तो उसे कुछ टिनी क्रिएचर्स नजर आए थे। फिर उसके 2 साल बाद वही टिनी क्रिएचर दोबारा मिले। फिर उसके 3 साल बाद वही छोटे छोटे जानवर दोबारा मिले। तो उनको फिर नाम क्या दिया था, उनको नाम दिया था प्लाज्मोडियम का। तो इसका मतलब है जो मलेरियल पेशेंट है, मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा चेंज प्लाज्मोडियम थी। तो ये चौथा ऑब्जर्वेशन बना। चौथी ऑब्जर्वेशन बनी कि प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द मलेरियल पेशेंट ब्लड, तो मलेरिया के जो पेशेंट था मलेरिया के पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम देखा गया था, मिला था। अब ऑब्जर्वेशन के बाद बायोलॉजिकल मेथड का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस बनानी है। अब इन चारों ऑब्जर्वेशंस को मद्देनजर रखते हुए हाइपोथेसिस बनी। तो सबसे अब ये मलेरिया का और मार्शी वाटर का आपस में रिलेशन है, इस पे उन्होंने हाइपोथेसिस नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि मार्शी वाटर पीने से मलेरिया नहीं होता, रिलेशन तो जरूर है लेकिन मार्शी वाटर पीने से मलेरिया नहीं हुआ, और क्यों नहीं, तो वैसे कोई ट्रीटमेंट है। तो बाकी रह जाता है चौथा ऑब्जर्वेशन। इस चौथे ऑब्जर्वेशन की बेस पे उन्होंने हाइपोथेसिस बना दी। उन्होंने कहा कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। हाइपोथेसिस ये बना दी कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब हमने जब बायोलॉजिकल मेथड पढ़ा था तो बायोलॉजिकल मेथड हमने कहा था कि हाइपोथेसिस बनाने के बाद उसमें से दी जाती है कुछ डिडक्शंस, उसमें से कुछ सवालात निकाले जाते हैं इफ और देन की लॉजिक यूज करके। इफ और देन की लॉजिक यूज करके कुछ सवाल निकाले जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक कंडीशन थी कि हाइपोथेसिस को सच मानना है। जब तक हम हाइपोथेसिस को सच नहीं मानेंगे उस वक्त हम उसमें से अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने इस हाइपोथेसिस को सच माना कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, इसको उन्होंने सच माना। इसको सच मानने के बाद उन्होंने रिडक्शन बनाई। उन्होंने कहा कि अगर एक मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मिला है तो वो तमाम लोग जिनको मलेरिया उनके सब के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर एक मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मिला है या प्लाज्मोडियम अगर मलेरिया का कॉज है
तो तमाम मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो रिडक्शन मानी इफ और देन की लॉजिक यूज करके इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्संस इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। डिडक्शंस बनी। डिडक्शंस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है बायोलॉजिकल मेथड का वो होता है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए क्या किया, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए दो तरह के ग्रुप लिए जाते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप लिया जाता है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया जाता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, और कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, वो ग्रुप जो हेल्दी पर्संस हैं। ग्रुप ऑफ हेल्दी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप एंड ग्रुप ऑफ इफेक्टेड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए दो तरह के ग्रुप्स लिए, एक लिया 100 मलेरियल पेशेंट लिए और दूसरा ग्रुप लिया 100 हेल्दी पर्संस। 100 मलेरियल पेशेंट लिए, उनका ब्लड लिया, उनके ब्लड को ऑब्जर्व किया, और 100 हेल्दी पर्संस लिए, उनके ब्लड को ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने 100 मलेरियल पेशेंट्स को लिया, उनके ब्लड को ऑब्जर्व किया, तो उन्हें उन तमाम 100 के 100 पर्संस के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मिल गया। 100 के 100 जो पेशेंट थे मलेरिया के, उनके ब्लड के अंदर उन्हें प्लाज्मोडियम मिल गया। और जो 100 हेल्दी पर्सन थे उनमें 100 में से नहीं मिला, लेकिन 100 में से जो 7 लोग थे, जो हेल्दी 7 लोग थे, उनके ब्लड के अंदर भी प्लाज्मोडियम था। हालांकि वो हेल्दी, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं होना चाहिए, लेकिन 100 में से जो 100 हेल्दी लिए, उन 100 में से 7 के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मिला। लेकिन वो जो प्लाज्मोडियम था, वो प्लाज्मोडियम था इंक्यूबेशन पीरियड में। हेल्दी पर्संस के ब्लड के अंदर जो प्लाज्मोडियम था वो इंक्यूबेशन पीरियड था। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि जब कोई पैरासाइट किसी भी होस्ट की बॉडी में जाता है, उस पैरासाइट के होस्ट की बॉडी में जाने से लेके डिजीज के सिम्टम्स ज़ाहिर होने तक का जो पीरियड है, कि मिसाल के तौर पे हम पर किसी किस्म का कोई नज़ला ज़ुकाम का वायरस अटैक करता है, उस वायरस के हमारी बॉडी में जाने से लेके हमें नज़ला ज़ुकाम होने तक का जो पीरियड है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इनटू होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, के अलामात के ज़ाहिर होने तक का, पैरासाइट के होस्ट के जिस्म में जाने से लेकर अलामात के ज़ाहिर होने तक का जो पीरियड है उसको हम नाम देते हैं इंक्यूबेशन पीरियड का। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंटेशन के बाद क्या होता है, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स बनाए जाते हैं। तो हमने कहा था कि जो हाइपोथेसिस होगी, बायोलॉजिकल मेथड जब पढ़ा था तो हमने कहा था हाइपोथेसिस कैन बी द आंसर ऑफ योर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। फिर जो हाइपोथेसिस है वो आपके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर भी हो सकती है। हमने हाइपोथेसिस क्या बनाई है, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, और हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉज ऑफ मलेरिया की कॉज ढूंढनी है। तो जो रिजल्ट ये मिला द हाइपोथेसिस दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू, कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी कि मलेरिया का जो कॉज है वो प्लाज्मोडियम है, मलेरिया का जो कॉज है वो प्लाज्मोडियम है, वो जो हाइपोथेसिस थी वो सच साबित हो गई। तो यहाँ से इस एक चीज का आंसर मिल गया कि प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज क्या है, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ये जो हाइपोथेसिस है, यही हाइपोथेसिस हमारे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का क्या बन गई, आंसर बन गई। ठीक है, ये हमारा एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया। इंशाल्लाह दूसरा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो बेटा वो आप क्वेश्चन कर सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।